Sun R E 万地上多出场，人间有未央。细雨飞多靠往神来藏，那当苍茫一场。寒山中，好雨如虚如狂凄凉，小小树路多发亮。山高水远，勇往直上，战尽为主，我的虎虎如霜。足一度山色变化，几少那浪，明给野猪靠来朝望。不如小小色色里被发浪，天涯一切空悠扬，天涯一切空悠扬। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल 9 टेल्ड फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें टॉप जो है हमारा वांग जी है और बॉटम जो है वो विवुजियन है। और यू आर माई फैंटेसी आज ख़त्म हो गई है। थोड़े दिन बाद मैं आवर साइलेंट लव अपडेट करना शुरू कर दूंगी, देखते हैं कल या परसों में उसे अपडेट कर दूंगी। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लवांग जी का कोई दोस्त तो होता नहीं है, वो बस 5 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन उसे लोग बुली किया करते थे, जिनके साथ विवुजियन अच्छे से पंगे लेके सबक सिखा दिया करता था। लवांग जी को पूरा दिन वो सिर्फ पढ़ता था, अपने अंकल के रूल्स फॉलो करता था, और रात को सोते हुए उसे अपने उस वाइट एंजल गगा का ख्याल आया करता था, जिससे वो अब सारी बातें शेयर करने लगा था। उसके गगा सपने में उसे अक्सर टीज़ किया करते हैं। लवांग जी को उनकी टीजिंग पहले तो बहुत इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत होने लगी, उसे पसंद आने लगा उसके वी गगा का उसके पास आना, उसे टीज़ करना, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जिसने कभी लवांग जी को अटेंशन दी हो। लवांग जी को एकदम आदर्श बच्चे की तरह देखा जाता है। कोई ये नहीं चाहता कि इतने परफेक्ट बच्चे से कोई गलती हो जाए, और गलती होने पे सारों के सामने लवांग जी को शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन विवुजियन यानी कि उसका जो वाइट हेयर गगा था, ये वाइट एंजल गगा से उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। उसे अच्छा लगता था कि अगर वो इम्परफेक्ट भी है तो वाइट हेयर गगा को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अक्सर लवांग जी को टीज़ किया करते थे। पहले लवांग जी को ये टीजिंग ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं थी, क्योंकि उनके सेक्ट में ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने इस वाइट एंजल गगा की टीजिंग मस्ती करना बहुत पसंद आने लगा। पता नहीं क्यों उसकी ज़िंदगी का एक अकेलापन था वो फ़न में बदलता जा रहा था। ये गगा उसे टीज़ करते थे, और जितना वो उसे टीज़ करते थे उतना ही जब सपना टूटने का टाइम आता था, लवांग जी के दिल में एक पेन होता था। पता नहीं उसका दिल करता था कि इस वाइट हेयर गगा को अपने पास रख लिया जाए, इस एंजल गगा को कभी जाने ना दिया जाए। लेकिन हर रात के बाद एक सुबह आती है, और ऐसे ही हर सपने को एक दिन टूटना पड़ता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता था जब भी वो सपने में बाय कहा करता था विवुजियन को, उसका दिल चूर चूर हो जाता था। और ऐसे ही वक्त बदलता है, ऐसे ही मौसम भी बदलता है। सर्दियाँ आ जाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मोटी मोटी परतें जो हैं बर्फ़ की क्लाउड रेसेस में इस बार गिर रही थी। इस बार क्लाउड रेसेस में पता नहीं कैसे मौसम बदलने लगा था, और बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी थी, जिसकी वजह से सारे लोग थर थर काँपते थे। यहाँ पर मैडम लैन भी अपने जेंशियल कॉटेज में थी। पिछले 1 महीने से उनसे मिलने लवांग जी और उनके बेटे नहीं आ पाए थे, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने के बावजूद उनका जो कॉटेज था वो काफ़ी ऊंचाइयों पे था, जहाँ पे वो सेक्लूजन में रहती थी। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी, और यहाँ पर ना ही कोई साधन था, ना ही कोई उनसे बात करने आता था। और अकेलापन अक्सर लोगों को डिप्रेशन में डाल ही देता है। वो डिप्रेस्ड हो गई थी इन 4 दीवारियों को देख देख के, और उसके बाद उन्होंने अपनी जीने की इच्छा को त्याग दिया था। महीने में एक बार अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से वो चेहरा देख पाती थी, और इस मोटी सर्दी के कोहरे में वो भी नहीं देख पाती थी। धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ थी वो बिगड़ने लगी, और एक रात उन्हें इतना ज़्यादा फीवर हो गया, वो किसी को बुला भी नहीं पाई, किसी को आवाज़ नहीं लगा पाई अपने लिए मदद के लिए। और उस रात उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत होने के बाद अगले दिन तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि मैडम लैन जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि किसी को उनके सेक्लूजन में जाने के बाद उनसे इतना ज़्यादा वार्तालाप यानी कि बातचीत करने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए उनकी मौत का किसी को पता ही नहीं चला। वो आखिरी मोमेंट भी अपने दोनों बच्चों के लिए तरस रही थी, और उनके दोनों बच्चों को अंकल यानी कि उनके जो लंचरन थे हेडमास्टर, वो जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत ठंड थी और जेंशियल कॉटेज में भी बहुत ठंड होगी, इसलिए वो अपने बच्चों को रोकते हैं। लेकिन सडनली एक न्यूज़ आती है जिसने क्लाउड रेसेस में एकदम धमाका कर दिया था। वहाँ के लोग एकदम शांत हो गए थे, चुप हो गए थे, और हेडमास्टर को समझ नहीं आता वो 2 नन्हे बच्चों से कैसे बताएं कि तुम्हारी माँ नहीं रही। वो बच्चे ही तो हैं, आखिर उन्हें ये बात
कैसे समझाएं, स्पेशली वांग जी जो अपनी मॉम का अक्सर इंतज़ार किया करता है। वो महीने का एक दिन जब उसे उसकी मॉम से मिलने की परमिशन मिलती थी, लवांग जी का चेहरा और दिल कहीं ना कहीं डांस कर रहा होता था। सिर्फ एक वो ही दिन था जब बच्चे अपनी माँ से मिल सकते थे। ये कैसा कुदरत का नियम है, ये कैसे इंसानों ने सजा दी है कि एक माँ को एक बच्चे से ही दूर रखा जाता है, वो भी उससे जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि वो उसके ही तो जिस्म का हिस्सा था। लवांग जी को समझने को बताना कैसे है कि उसकी मदर नहीं रही, ये हेडमास्टर को समझ नहीं आता। कश्मकश में होते हैं वो, एकदम से वहाँ पर लैन शिचन और लवांग जी को बुलवाते हैं। जैसे ही वो लैन शिचन और लवांग जी को बुलवाते हैं, लवांग जी को लगता है शायद अंकल उन्हें परमिशन देने वाले हैं आज पूरे दिन उनकी मदर के साथ रहने की। वो कहीं ना कहीं मन में बहुत एक्साइटेड होता है और उत्सुकता से उसका जो खुशी का था वो ठिकाना नहीं रह रहा था। वो एकदम से वहाँ जाता है और अंकल जैसे ही तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता किस मुंह से वो ये कहें कि तुम्हारी माँ नहीं रही। दिल पे पत्थर रख कर अंकल चरण उनसे बोलते हैं कि वांग जी, शिचन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो कहते हैं मुझे बहुत अफसोस है, मैडम लैन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर शिचन और वांग जी को ऐसा सदमा लगता है मानो उनके ऊपर बिजली गिर गई हो और ज़मीन उनके पैरों तले खिसक गई हो। दोनों बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। चरण की ये बात सुनकर शिचन को इतना बड़ा शॉक लगता है और वांग जी को तो समझ ही नहीं आता कि अंकल ने आखिर ये क्या दिया। वो तो आज यहाँ अपनी माँ से मिलने के लिए उत्सुक था ना, फिर ये कैसे हो गया। लवांग जी कहता है अंकल, क्या मैं अपनी मदर से मिल सकता हूँ। वो कहती हैं कि तुम्हारी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। सॉरी बेटा, तुम उनकी बॉडी से तो मिल सकते हो, बट उनकी सोल इस दुनिया से दूसरी दुनिया चली गई है। लवांग जी को समझ नहीं आता अंकल ने ये क्या बात कह दी। मरना क्या होता है, ये 5 साल के बच्चे को क्या पता। और उसका तो आज दिन था उसकी माँ से मिलने का। लवांग जी जो है वो स्टबनली हर चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना करता है और वो अंकल से कहता है क्या मैं अपनी मॉम से मिल सकता हूँ। उसके अंकल दिल पे पत्थर रख के वो जानते थे कि लवांग जी कुछ भी नहीं समझना चाहता, कुछ सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ज़िद्दी है। वो हमेशा से ही ऐसा ज़िद्दी था और आज वो अपनी माँ से मिलना चाहता है तो अंकल कैसे रोक सकते थे। ये तो उनकी अंतिम यात्रा थी। वो अलाउ कर देते हैं। लवांग जी कॉटेज की तरफ भागा जाता है और पीछे शिचन जाते हैं और पीछे पीछे चिरन भी जा रहे होते हैं। पहली बार क्लाउड रेसेस में भागना मना था और ये नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के लिए भागा जा रहा था। बर्फ़ में ना जाने कितनी बार गिरते पड़ते खुद को संभालते ये बच्चा अपनी माँ के कॉटेज के आगे पहुँचता है। जब ये वहाँ पहुँचता है, ये देखता है एक ताबूत में इसकी माँ को लोग रख रहे हैं। इसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये लोग इसे पूछना चाहता था कि आप वहाँ क्यों रख रहे हैं मेरी मदर को। वो तो मुझे भाग कर आती थी और हक करती थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक इंसेंस बर्नर जल रहा था और उनकी लाश के पास कोई रोने वाला भी नहीं था। पहली बार उनके पिता सेक्लूजन से निकल के वहाँ पर उनकी माँ को अंतिम दर्शन देने आते हैं और उन्हें देखकर वो बार बार यही कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना, हमारी डेस्टिनी शायद ऐसी ही थी, शायद हमारा किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। ये देखने के बाद उसके पिता की आंखों से आंसू की बूंदें झलक जाती हैं। ये देखने के बाद वांग जी और शिचन के भी कदम रुक जाते हैं। वो कहता है, बाबा आप यहाँ मदर से मिलने आए हैं? मदर इस तरह से सो क्यों रही हैं? क्या हुआ है मदर को? जैसे वो ये बात बोलता है, यहाँ पर चिंगेजुन का दिल भर आता है। कैसे समझाए वो अपने 5 साल के बच्चे को कि उसकी माँ नहीं रही, और कैसे समझाए वो उस बच्चे को जो हर महीने आस लगाता था अपनी माँ से मिलने आने की, और आज वो मिलने भी आ रहा है तो किससे? अपनी माँ से नहीं, उसकी लाश से। कैसे समझाएं, क्या बोलें? क्या वो माफ़िया मांगे पिछले 5 साल इन बच्चों को अपनी माँ से जुदा रखने की, या फिर वो उस दिन को कोसें जब उन्होंने अपनी बीवी को समाज के लिए ठुकराकर सिक्लूजन में जाने का सोच लिया था और अपनी बीवी को भी बच्चों से दूर रखने वाला प्रस्ताव मान लिया था। किस तरह से वो फेस करें अपने 2 नन्हे बच्चों को जिनके सिर से माँ का साया उठ गया। इतने में चिंगेजुन के दिल में इतना तेज़ दर्द उठता है कि उनके पैर कांप जाते हैं। वो धड़ाम करके धरती पे गिरते हैं और वो बस इतना बोलते हैं, आई एम सॉरी। ये उनके मुंह के लास्ट वचन थे जब उनकी भी सोल उनकी बॉडी को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जब एक पति पत्नी की सोल आपस में जुड़ती है तो उनका कनेक्शन जन्मों जन्मों तक बन जाता है। और जब उनकी बीवी ही नहीं रही तो वो इस दुनिया में रह के क्या करते? सिक्लूजन में क्यों रहते? जिस बीवी के लिए वो सिक्लूजन में जाना चाहते थे और जिस बीवी के लिए वो सिक्लूजन में गए, आज वो ही जिंदा जब नहीं है तो वो इस दुनिया में रहकर क्या ही करेंगे? कितना पछतावा, कितनी चीज़ें अपने मन में रखेंगे, और कैसे वो इन बच्चों को कह दें कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, या मेरी चॉइस गलत थी, क्या मैं तुम्हारी माँ का साथ नहीं दे पाया? उन नन्हे नन्हे बच्चों के आंखों में जो प्रश्न थे उसका जवाब वो कैसे देते? और उन्होंने भी अपनी जान क्यों गंवा दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते थे।
पिता को गिरते देख शिचन तो दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन यह लवांगजी के कदम थम गए। उसे नहीं पता था उसके बाबा ऐसे गिर क्यों गए हैं। वो एक जगह फ्रीज हो गया। यहाँ पर चिरन भी आते हैं। अंकल चिरन वांगजी को देखते हैं जो कि वहाँ एकदम मूर्ति बना खड़ा था, और वो देखते हैं कि उनका बड़ा भाई वहाँ धरातल पे ज़मीन पर गिर जाता है और उनके मुंह से झाग निकल रही थी और उनकी आंखें भी खुली रह गई थी। यहाँ पर चिरन भागा जाता है और जैसे ही वो अपने भाई के नाक के पास हाथ रखता है उसे पता चलता है इनकी तो सांसें थम गई हैं। वो नसों को चेक करता है, वो नर्व्स को चेक करता है, तो पता चलता है कि कलाई पे भी कोई बीट नहीं है, कोई भी धड़कन नहीं है, दिल में भी कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है लेंचिरन, और फिर उसके बाद वो अपने भाई की आंखों को बंद करता है। और यहाँ पर जो बच्चे थे, यहाँ पर लेंशिचन तो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन लवांगजी एक जगह कोने में खड़ा ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। लेन चिरन के साथ साथ बहुत सारे डिसाइपल आते हैं, और उसके बाद वो सारे के सारे उनकी डेथ के बाद लेन हीलर से भी पूछते हैं, जो कि पुष्टि कर देता है, कह देता है कि नहीं, अब वो नहीं रहे। ये बात लेंचिरन के लिए बहुत धक्केदार थी, क्योंकि आज के दिन उसके दोनों नेफ्यू अनाथ हो गए। माँ का साया तो सिर से गया ही गया, पिता का भी चला गया। लेंचिरन के दिल में एक गिल्ट था कि काश वक्त रहते उसने अपने भाई को इतनी बड़ी सजा ना दी होती, आज ये दो छोटे नन्हे बालक अनाथ नहीं होते। अब उसे उनका भार संभालना है, पिता का कर्तव्य है और माँ का प्यार उसे देना होगा। अब उसकी ज़िंदगी में जो उसने इन बच्चों से छीना है, अब उसे भी अपनी ज़िंदगी से एक बीवी और बच्चों का त्याग करके इन दोनों बच्चों की रक्षा करनी होगी। इन्हें संभालना होगा, इस दुनिया के काबिल बनाना होगा, इस दुनिया से लड़ना सिखाना होगा, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ से आगे बढ़ती है कि ये दोनों नन्हे बच्चे कहीं पीछे ना छूट जाएं। तब लेंचिरन कसम खाते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और कभी बच्चे नहीं करेंगे। अगर इन बच्चों के पिता और माता का साया आज लैंस एक्ट की वजह से उनके सिर से उठा है, तो लेंचिरन उस जगह को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन हाँ, उतना प्यार देने की कोशिश अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और वहाँ चिरन अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगते हुए उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, आप निश्चिंत होकर स्वर्ग में जाइए, शायद भगवान आपको आपकी करने की सज़ा माफ़ कर दें। और यहाँ पर लवांगजी और लेंशिचन आज के बाद मेरी जिम्मेदारी हैं। सेक्ट के रूल के चलते मैं आप लोगों के साथ बहुत सख्त था और इनके साथ भी रहूँगा, लेकिन आप लोगों की कमी इन्हें कभी खलने नहीं दूंगा। यहाँ पर चिरन भी अपने भाई और भाभी से वादा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 साल का शोक मनाया जाता है। दोनों की डेड बॉडीज़ को दफना दिया जाता है और एंचेस्टर हॉल में पहली बार यहाँ पर लेंशिचन और लवांगजी के माता पिता का एक लकड़ी का नाम प्लेट बनाई जाती है और उस नाम प्लेट पे उनका नाम गढ़ा जाता है। अब वो भी उन मृत लोगों के बीच में, उन डेड पीपल के बीच में रहेंगे। उन डेड पीपल की नेम प्लेट बनी होगी जैसे बाकी एंचेस्टर्स की बनी हुई थी। अब लवांगजी के माता पिता सिर्फ एक नेम प्लेट के मोहताज रह गए हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। लवांगजी अपने माता पिता की डेथ के बाद घंटों अपनी माँ के उस जेंशियल कॉटेज के बाहर घुटनों के बल बैठा रहता था। कितनी बर्फ़ गिर जाए, कितना कुछ हो जाए, लवांगजी की ये कंडीशन ऐसी थी कि वो सो भी नहीं पा रहा था और विभूषण भी यहाँ पर किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लवांगजी सो नहीं रहा, विभूषण उसके सामने जा नहीं सकता था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो लवांगजी को कंसोल कैसे करें, क्योंकि उसके सामने भी 10,000 साल पहले उसके माता पिता जिस तरीके से मरे थे, वो जानता था कि माँ बाप को खोने का गम क्या होता है। वो सोचता है कि ये लवांगजी का टाइम उसकी फैमिली का टाइम है। वो लवांगजी को कंसोल करने भी कैसे जाए। लवांगजी के आसपास लेंचिरन और लेंशिचन अक्सर रहा करते थे। विभूषण को समझ नहीं आता वो ध्यान कैसे केंद्रित करे। एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, आज उसका ध्यान ना किसी चूहे पे जाएगा और ना ही किसी खरगोश पे। लवांगजी को वहाँ पर घुटनों के बल बैठे बैठे पूरा दिन बीत जाता है और उसके बाद वो बेहोश होके, क्योंकि वो 5 साल के एक छोटा बच्चा ही तो था, वो वहाँ गिर जाता है। लवांगजी की ऐसी तबीयत देख के लेंशिचन के होश उड़ जाते हैं। वो उसे लेन हीलर के पास लेके जाते हैं और वो बताते हैं कि लवांगजी को अपने माता पिता की डेथ का बहुत गहरा सदमा लगा है और पता नहीं इस सदमे से लवांगजी कभी बाहर आ भी पाएगा या नहीं।
धीरे धीरे लवांगजी ने लोगों से बातचीत करना, लोगों में घुलना मिलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि माता पिता उसके ऐसे थे जिन्हें उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो शायद एक परिवार भरा पूरा होगा, वो भी अपने माँ बाप के साथ बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा। लेकिन एक छोटे से 5 साल के बच्चे की उम्मीदें बिल्कुल तार तार हो गई थी। कभी कभी कहते हैं ना, किस्मत हम पे बहुत मेहरबान होती है और कभी कभी किस्मत जब बदला लेने पे आती है तो हमसे सब छीन लेती है। लवांगजी के साथ ऐसा ही था। उसे ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ने उसे इतने गम दिए और उन गम पे एकदम नमक छिड़कने वाला काम था उसके माता पिता की डेथ। और उसे सच में अब वो क्लासेस अटेंड करता था, वो ओबीडियंट बनता था, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता था। वो और भी ज़्यादा चुप हो गया था। हांशी में वो चुप रहता था क्योंकि वो छोटा था, इसलिए उसे लैन शिचन अपने पास रखा करते थे। अंकल चेरन को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। लवांगजी की इस चुप्पी ने सबको कहीं ना कहीं अचंभे में डाल दिया था और सब कहीं ना कहीं भयभीत थे, डरे हुए थे कि अगर लवांगजी को कुछ हो गया तो। ऐसे ही लवांगजी एक दिन जेंचुअल कॉटेज के आगे फिर से घुटनों के बल बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसे देखने एक छोटा बच्चा फिर से आता है। उस छोटे बच्चे के हाथ में एक डमरू जैसा खिलौना था। वो ज़ोर ज़ोर से बजाता है, जिसकी वजह से लवांगजी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लवांगजी को उस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसकी मदर के कमरे के बाहर, घर के बाहर ऐसे शोर मचा रहा है। वो बच्चा एकदम से आके लवांगजी के पास बैठता है और कहता है, गग क्या हो गया आपको? लवांगजी कुछ नहीं बोलता। तो वो एकदम से लवांगजी को कहता है, मम्मा को याद कर रहे हो? लवांगजी ये वर्ड सुन के उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। उसकी आंखों से वो मोती जैसे आंसू ज़मीन पर गिरते ही बर्फ़ के चादर को ढक लेते हैं। और यहाँ पर वो बच्चा वांगजी के आंसुओं को पोंछते हुए वांगजी को सीने से लगा लेता है। ऐसी गर्माहट तो सिर्फ उसे तब मिलती थी लवांगजी को जब उसकी माँ उसे सीने से लगाती थी। लवांगजी को पता नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से उस बच्चे की वार्मथ उसे अच्छी लगती है और वो उस बच्चे को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बच्चा उसकी पीठ को सहलाता है और कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लवांगजी कहता है, मदर चली गई। बार बार लवांगजी यही बोलता है और वो बच्चा कहता है, मदर चली नहीं गई, मदर तुम्हें देख रही हैं, मदर तुम्हारी तारा बन गई हैं और वो भगवान जी के पास हैं। लवांगजी कहता है, भगवान जी के पास मतलब? तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है, भगवान जी को भी बहुत सारे अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए जब भगवान जी देखते हैं कि उनके पास आसपास सारे बुरे लोग हैं तो वो अक्सर अच्छे लोगों को ज़मीन पे से उठा लिया करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अकेले होते हैं। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मम्मी पापा कहीं नहीं गए, बल्कि वो तारा बन गए हैं और वहाँ से तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम इस तरह से रोगे और इस तरह से टूट जाओगे तो उन्हें दुख लगेगा। वो तो भगवान जी की हेल्प करने ऊपर गए हैं ना। ये बातें सुन के लंजा आंसू पोंछ लेता है। एक छोटा सा बच्चा जिसका मन बहलाना बहुत आसान होता है। लवांगजी आंसू पूछ के कहता है, क्या मेरी मदर मुझे देख रही होंगी? तो वो छोटा सा शैतान सा लड़का कहता है, तभी तो फटाफट चलो और खाना खा लो, तुम्हारी मदर सब चीज़ें देख रही हैं, क्योंकि वो जो तारे होते हैं ना उसमें हमारे अपने होते हैं। मेरे मम्मी पापा भी तारा बन गए हैं और तुम्हें पता है वो अक्सर हमें देखते हैं। और भगवान जी के पास वही लोग सबसे पहले जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। बुरे लोगों को भगवान जी इतनी जल्दी अपने पास नहीं बुलाते। तो वांगजी कहता है, क्या मैं बुरा हूँ? तो वो लड़का हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम बुरे नहीं हो, बट तुमने अभी अपनी ज़िंदगी जी नहीं है, तुम्हारी लंबी उम्र होगी और तुम अच्छे हो ना। भगवान जी सारे अच्छे बंदों को अपने पास नहीं बुला सकते, क्योंकि उन्हें थोड़े बहुत बुरे पीपल की भी ज़रूरत होती है, इसलिए अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। और वो लवांगजी के चीक्स छेड़ता है। लवांगजी कहते हैं, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है बड़े प्यार से, मेरा नाम, क्या करोगे तुम जान के? तो वांगजी ब्लिंक करता है अपनी आंखों को और कहता है, बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम अइंग है, तो तुम मुझे अइंग बोल सकते हो। वो कहता है, अइंग, पर तुम लेंसेट के तो नहीं लगते ना, तुमने रिबन पहना है और तुम्हारी ड्रेस भी अलग सी है। तो आइंग हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं लेंसेट से नहीं हूँ, मैं बस यहाँ आया था ऐसे ही। वो मेरा एक रैबिट खो गया था, मैं उसे पकड़ने आया था, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, रोया मत करो। वो वांगजी के चीक्स को फिर से पूछते हुए कहता है, तुम ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना हो तो तुम शाम को यहाँ आ जाना। मुझे पता है कि सुबह लेंसेट के बच्चे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी क्लास ख़त्म होगी मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। वो लवांगजी को कहता है। लवांगजी कहता है, ठीक है, तुम पक्का मुझसे मिलोगे? वो कहता है, पक्का, प्रॉमिस, मैं तारों की कसम खा के कहता हूँ, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा भी तो हैं। और वांगजी जो है वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे मिलने यहाँ ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर देखो ना, छोटे से नन्हे से बच्चे का दिल कैसे बहल जाता है। लवांगजी उसके साथ काफ़ी देर खेलता है। वो लवांगजी का
थोड़े से मन का डिस्ट्रैक्शन बड़ी जल्दी कर देता है। अयिंग और कोई नहीं, हमारा वीइंग है जो बच्चे का रूप लेके वांगजी से मिलने आया है। और उसके बाद रात में वीइंग उससे सपनों में मिलता है, जहाँ पर लवांगजी अपने वाइट एंजल गगा को बताता है कि किस तरह से उसका एक नया फ्रेंड बना है अयिंग, जो कि बहुत क्यूट है। उसने उसे बताया कि उसकी मम्मा कहीं गई नहीं है, मरी नहीं है, बल्कि उसकी मम्मा तारा बन के उसे देख रही हैं, और इसलिए वो ध्यान से पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबर लेके आएगा, हमेशा ओबीडेंट बनेगा, ताकि उसकी मम्मा को उस पर प्राउड हो। यहाँ पर इतनी इनोसेंट बातें देख के लंजा की वीइंग का दिल भर जाता है। वो प्यार से उसे गले लगाता है। तब लंजा कहता है, आपके पास से बिल्कुल अयिंग जैसी खुशबू आती है, क्या आप अयिंग को जानते हो? वीइंग सिर हिला के कहता है, नहीं, बट अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो वो मेरा भी फ्रेंड हुआ। और ऐसे ही धीरे धीरे अयिंग और लंजा एक दूसरे से मिलने लगते थे। क्लास ख़त्म करने के बाद लंजा अक्सर अयिंग के साथ जाता था, जो कि कभी उसे पेड़ चढ़ना सिखाता था, जो कि बिल्कुल मना था हमारे लैंड सेक्ट में। लेकिन ये अयिंग मानने वाला थोड़ी था, ये तो सारे रूल तोड़वाने वाला था। लंजा पहले हमेशा मना किया करता था, नहीं ये सेक्ट के रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर अयिंग की बदमाशियों में लंजा भी बदमाश बन के उसके साथ कभी पेड़ पे चढ़ता था, कभी वो लोग सेब तोड़ के खाते थे, कभी वो लोग कोई चीज़ तोड़ के खाते थे, कभी वो लोग वहाँ पर कुर्बानियाँ खाया करते थे और आराम से बैठा करते थे, नज़ारे देखा करते थे। कभी कभी अयिंग उसके बालों में प्योनी फ्लावर लगा दिया करता था, जिसे देख के लंजा को बहुत शर्म आती थी, और वो अक्सर लंजा के चीक्स को सहलाकर किस करके भाग जाया करता था। लंजा के साथ वो वहाँ की वादियों में छुपन छुपाई भी खेलता था। इसी तरह से लंजा का बचपन बढ़ने लगा, लंजा बड़ा होने लगा, स्वर्ड प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन धीरे धीरे लंजा अयिंग से मिलता था। अयिंग बहुत ही क्यूट था। वो अयिंग को अक्सर अपनी लैंड सेक्ट की तलवारबाजी दिखाया करता था, किस तरह से उसने मूव सीखे हैं, और अयिंग उसे देख के ताली बजाया करता था, और वो अयिंग को भी सारी चीज़ें सिखाना चाहता था। लेकिन एक दिन लंजा को पता नहीं कैसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और उस बुखार में लंजा अपनी याददाश्त खो देता है, और लंजा भूल जाता है कि कभी वो किसी अयिंग से मिला था, या उसके सपने में वाइट हेयर गगा आते थे, वो वाइट हेयर एंजल फेस वाले गगा। उसे कुछ याद नहीं रहता। धीरे धीरे वीइंग भी लंजा से मिलना बंद कर देता है, क्योंकि वीइंग को पता था जैसे ही वो लोग बड़े हो जाएंगे वीइंग को लंजा के सामने आना पड़ेगा, और ये चीज़ उन दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर लंजा ने उसे पहचान लिया तो उसकी आइडेंटिटी और यहाँ पर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसलिए लंजा को उसे भूल जाना ही कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छा है। और देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे वीइंग लंजा को किडनैप करेगा, उसे अजीबोगरीब तरीके से तंग करेगा, और कैसे नाक के नीचे से अंकल की वो लंजा को परेशान कर कर उठा कर ले जाएगा, और किस तरह से लंजा को याद आएगा कि उसके ये वाइट हेयर गगा हैं, या फिर यही उसका अयिंग था। ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।